दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, कर्नाटक के इलेक्शन अभी बहुत ही नजदीक आ गए हैं। 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में बहुत सी चर्चाएं हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में शायद स्पष्ट बहुमत नहीं जुटा पाएगी या कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में आ सकती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की हार होगी और कांग्रेस जीत जाएगी, ऐसे आजकल चुनाव के पूर्व के अनुमानों की तरफ अनुमान इशारा कर रहे हैं। चलो, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, क्या कर सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। साथ ही साथ में कांग्रेस जीतेगी तो कांग्रेस का क्या होगा ये भी कांग्रेस देखेगी या दुनिया देखेगी। लेकिन मुझे कुछ सवाल मेरे मन में आ रहे हैं कि कर्नाटक के चुनाव में न जाने कितनी पार्टियां अपना अपना नसीब देख रही है आजमा कर। मतलब कर्नाटक में खुद कांग्रेस नसीब में आजमा रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कर्नाटक की पार्टी जो है जनता दल सेक्युलर, वो भी इस चुनाव में बहुत जोरों शोरों से उतरी है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी दिल्ली से आकर कर्नाटक में कुछ परिणाम हाथ में मिले इसकी कोशिश कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अरविंद केजरीवाल कर्नाटक की इलेक्शन लड़ते हैं, गोवा की लड़ते हैं, गुजरात की लड़ते हैं। कम से कम अपने पार्टी के विस्तार का प्रयत्न तो होता है और इसी प्रयत्न के कारण पंजाब में उनको सत्ता मिल पाई है। एक पूर्ण राज्य में सत्ता प्राप्त करने का केजरीवाल का सपना पंजाब में पूरा हुआ है। अब केजरीवाल का इशारा कर्नाटक की तरफ है और वो भी 200 के करीब जगह वहां पे चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं। दोस्तों, और एक आपको याद दिला दूं कि आजकल तेलंगाना की बीआरएस, जो पहले टीआरएस के नाम से जानी जाती थी, वो भी महाराष्ट्र में अपने हाथ पैर फैलाने की कोशिश कर रही है। नांदेड़ जिले में उन्होंने रैलियां की, छत्रपति संभाजीनगर में आकर बहुत बड़ी रैली की। जगह जगह खास करके मराठवाड़ा को टारगेट करके तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो राव कम से कम महाराष्ट्र में 100 सीटों पर अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। यह स्थिति में वो है। मतलब राव भी प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र में जाऊं, उधर कर्नाटक में जाकर, गुजरात में जाकर, गोवा में जाकर केजरीवाल भी प्रयत्न कर रहे हैं कि वहां कुछ कर पाऊं। शरद पवार की एनसीपी कहां है? क्या कर रही है शरद पवार की एनसीपी? क्या आज भी शरद पवार यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में समारोह का आयोजन कर खुद को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करने का घर बैठा प्रयोग कर रहे हैं? मतलब वो कभी जब्बार पटेल को बुलाएंगे, कभी नाना पाटेकर को बुलाएंगे, कभी एबीपी माझा के राजीव खांडेकर को बुलाएंगे और कोई ना कोई कार्यक्रम यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में लिया जाएगा। यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान एक ऐसी जगह है जिसके तहयात अध्यक्ष के रूप में शरद पवार बैठे हुए हैं। उन्हीं के संस्था के अंडर यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान आता है, जो जगह तो सरकारी है लेकिन इस्तेमाल उसका पॉलिटिकल कारणों के लिए बहुत बार हो रहा है। यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में ही शरद पवार ऐसे कुछ कार्यक्रम लेते हैं जो महाराष्ट्र के कुछ जाने माने लोगों को साथ लेकर खुद को स्थापित करने की कोशिश हो जाती है। ये शरद पवार तो कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में क्या हो रहा है उनके साथ? अगर आम आदमी पार्टी वहां पे 100 का आंकड़ा पार करके चुनाव लड़ती है तो शरद पवार को कम से कम 100 का आंकड़ा तो पार करना चाहिए, वहां चुनाव लड़ने चाहिए। ठीक है, आप जनता दल सेक्युलर के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हो, कहीं वोटों का बंटवारा ना हो इसकी कोशिश कर रहे हो, ये भी ठीक है। हम समझ सकते हैं कि कहीं भी सीटों चुनाव लड़कर वोटों का बंटवारा ना हो जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो, वो भी हम समझ सकते हैं। लेकिन बंटवारा नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे सीटें होते हुए भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अपने इतना परिणाम नहीं दिखा पा रही है। ना कर्नाटक में शरद पवार जाते हैं, ना हम वहां पे रैलियां करते नजर आ रहे हैं, ना अजीत पवार जा रहे हैं। अजीत पवार तो खुद को सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित रखते हैं। न सुप्रिया सुळे जा रही है, वहां से कुछ नई खबरें नहीं आ रही है। शरद पवार को यह सोचना होगा कि अपने बाद आई पॉलिटिकल पार्टियां, जो छोटे छोटे बच्चे भी उसमें सम्मिलित है, शरद पवार के लिए बच्चे, ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं,
जो सम्मिलित है वही पार्टियां अपने हाथ पैर अपने साथ अन्य राज्यों में भी पसारने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्णो संगमा जो शरद पवार के साथ एनसीपी बनाते वक्त थे, उनका बेटा भी आजकल 3-4 राज्यों में अपनी पार्टी को बढ़ाता नजर आ रहा है, खुद की अलग पार्टी कर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी 2-3 राज्यों में अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की सीमा को लगकर कर्नाटक का बहुत बड़ा एरिया आता है। मतलब पश्चिम महाराष्ट्र से लेके मराठवाड़ा तक, नांदेड़ में तो तेलंगाना की बॉर्डर शुरू हो जाती है, लेकिन लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर, इन डिस्ट्रिक्ट्स सारे के सारे जो जिले हैं ये लग कर आते हैं, सांगली, इन सब को कर्नाटक की बॉर्डर लग कर आती है। अगर हम 5-6 महाराष्ट्र के जिले भी पकड़ ले तो कम से कम 5-6 जिलों की बॉर्डर महाराष्ट्र की कर्नाटक को लगकर है। ज्यादा है वैसे तो, मतलब एक जिले में 6 सीट भी पकड़कर चले तो 36-40 सीटें जो सीमावर्ती होती है वहां से ही निकल कर आती है। क्या शरद पवार की पार्टी उस सीमावर्ती इलाकों में अपनी धाक जमा पाई है? क्या सिर्फ घोषणा है, चुनावी घोषणा? बस एक ही सवाल कर्नाटक की इलेक्शन को लेकर चल रहा है कि शरद पवार ने महाराष्ट्र में इसका जोरों शोरों से हंगामा तो किया, क्यों हम जनता दल सेक्युलर के साथ, कुमारस्वामी के साथ वोटों का बंटवारा होने देना नहीं चाहते, हम वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ चर्चा कर रहे हैं। वैसे वंचित बहुजन आघाड़ी की क्या स्थिति है कर्नाटक में है हम भी जानते हैं, क्या स्थिति है वहां की। ये पूरी तरह से हमें भी पता है कि वो कितने वोट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ शरद पवार भी वहां पे जा रहे हैं। तो शरद पवार कर्नाटक की असेंबली इलेक्शन में कहां है, यही एक सवाल मन में है। बस महाराष्ट्र में दिखाने के लिए शरद पवार इसकी घोषणा तो करते हैं, लेकिन चुनाव इतने जोरों शोरों से नहीं लड़ते, ताकत से नहीं लड़ते। अब ज्यादा दूर नहीं है वक्त, 10-12 दिन में ही सब कुछ पता चल जाएगा कि शरद पवार के साथ क्या हुआ है। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।